हेलो नमस्कार राम राम आप सभी को। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। IQ 2 से 3 नंबर लिख लो। 2 से 3 नंबर मैं मिनिमम बोल रही हूँ, लिख लो कि ये नंबर कहीं गए नहीं। इससे ज़्यादा का आ जाए तो अलग बात है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। IQ यानी कि बुद्धि लब्धि। ध्यान से समझना बिल्कुल। इससे पहले ना मैंने बुद्धि का चैप्टर करवा चुकी हूँ। बुद्धि की डेफिनेशंस जो थी, ठीक है, बुद्धि क्या है, बुद्धि से रिलेटेड मैं टॉपिक करवा चुकी हूँ। आप पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं। बुद्धि क्या होता है? जो भी आप लोग काम करते हो, सोचते हो, समझते हो, सोचने समझने की शक्ति क्या होती है? हमारी बुद्धि होती है। जो हम अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, या जो मेन डेफिनेशन थी बुद्धि की वो क्या थी कि अमूर्त चिंतन के बारे, जो हम अमूर्त चिंतन करते हैं ना, वही क्या हमारी बुद्धि है, ठीक है। जो फेमस सी डेफिनेशन थी वो अमूर्त चिंतन की योग्यता ही हमारी क्या है, बुद्धि है। तो इतना मैं डिटेल से नहीं जाऊंगी इस टॉपिक के बारे में, वो आप पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उससे आगे हम चलते हैं बुद्धि लब्धि के बारे में। एक बात बताओ, मैं आपको बोलूँ बेटा 1 किलो चावल ले आओ, तो क्या आपको वो बिना तोले दे देगा कि जाएगा ऐसे उठाएगा और ले जाओ भाई चावल? तोल लेगा ना, 1 किलो ही देगा ना। आप 1 किलो के ही पैसे दोगे ना, तोल रहे हो। मैं बोलूँ कपड़ा लेने जाऊँ कि भाई साहब 5 मीटर कपड़ा दे दो मेरे को, नापेगा ना, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा हमारी बुद्धि है, ठीक है। बुद्धि को भी हमें मापना है, ठीक है। बुद्धि को भी हमें क्या करना है, मापना है कि किसमें कितनी बुद्धि है। आपने देखा कई बच्चे इतने शार्प माइंडेड होते हैं कि क्विक से वो क्या करते हैं, फटाफट से उसको वो चीज़ें समझ में आ जाती है। लेकिन कई सारे बच्चों को क्या होता है, कई बार प्रैक्टिस करने पर वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो भाई साहब जैसे आप बाकी चीज़ों को नापते हो, तोलते हो, वैसे बुद्धि को भी नापो, तोलो। और बुद्धि को नापने तोलने के लिए कोई आपको बाट नहीं चाहिए कि किलो के बाट चाहिए या ऐसे बाट चाहिए, नहीं। उसके लिए जैसे आप उसको चावल को केजी में नापते हैं, ठीक है, ऐसे ही बुद्धि को आप किस में नापोगे, IQ में नापोगे। समझ में आई है बात? जैसे कपड़े को आप मीटर में नापते हो, तो वैसे ही बुद्धि को किस में नापोगे, IQ में नापोगे। क्लियर है IQ क्या होता है? समझाऊंगी, लेकिन अभी मैं नॉर्मल डेफिनेशन बता रही हूँ, नॉर्मल सी चीज़ बता रही हूँ कि IQ होता क्या है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि IQ होता क्या है। हर चीज़ को नापने के लिए कुछ न कुछ इकाई बनी है, यूनिट बनी है। तो ऐसे बुद्धि को नापने के लिए क्या IQ बना है। समझ में आ रही बात? अब इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। ऑफन यूज्ड एज ए मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। ज़्यादातर किस लिए यूज होता है? बुद्धि को नापने के लिए। आई है बात समझिए? बुद्धि को नापने के लिए ज़्यादातर यूज होता है IQ शब्द। कोई डाउट है यहाँ तक? मेरे ख्याल से नहीं होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाए ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना लिख देना। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ूंगी जो आपको समझ में नहीं आएगा। बस आप बोर्ड पे ध्यान रखो, ठीक है, और कानों को खोल के रखो। कुछ भी नहीं छोड़ने वाली मैं। और वो सारी चीज़ें बताऊंगी जिसमें मेरे को डिफ़िकल्टी रहती थी। और मैं ये इंग्लिश में भी इसलिए लिख रही हूँ आपको ना, जैसे मैं हिंदी में भी लिख रही हूँ, इंग्लिश में भी लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि हिंदी में ना जब आप पेपर उठाते हो ना, उसके ना पर्यायवाची आ जाते हैं, उससे रिलेटेड शब्द आ जाते हैं। लेकिन इंग्लिश में ना वो शब्द यूँ का यूँ आता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं। बुद्धि लब्धि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, एक मेजरमेंट की यूनिट है ये एक तरीके से। ऑफन यूज्ड एज ए मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि को नापने की क्या है, इकाई है IQ। फुल फॉर्म हिंदी में तो मैंने बता दिया। बुद्धि लब्धि होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, ठीक है। बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंट कोशेंट, फुल फॉर्म इसकी ये होगी, ठीक है। तो फुल फॉर्म से इसका वैसे इतना कोई लेना देना है नहीं, फिर भी मैंने बता दिया कि क्या चीज़ होती है। देखो भाई साहब, अब भाई बुद्धि के ऊपर मैं पहले टॉपिक में बता चुकी, कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, कि बुद्धि क्या चीज़ है, हम सोचते समझते कैसे हैं। उन्होंने इन चीज़ों के बारे में देखना शुरू कर दिया। तो जैसे ही हमारी 20th सेंचुरी आई, ठीक है, 1905 के आसपास हम आए, तो जो हमारे एक फेमस जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, फ्रांस के थे, जिनका नाम क्या था, बीने था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला, मेंटल एज। मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु एक टर्म निकाली, ठीक है। और उन्होंने कहा बुद्धि को हम मानसिक आयु में माप सकते हैं। बुद्धि को हम कैसे माप, ये IQ वर्ड है ना, ये तो बहुत बाद में आया है, ठीक है। पहले उन्होंने एक मोटी सी टर्म निकाली थी बिने ने, कि हम बुद्धि को क्या है, जितनी किसी की मेंटल एज होगी ना,
मान लो एक बच्चा 15 साल का है, लेकिन वो हरकतें कर रहा है अपने से बड़े उम्र वालों की, जैसे उसका दिमाग चल रहा है 20 साल वाले बच्चों की तरह, ठीक है, तो उसकी जो मेंटल एज होगी वो 20 साल वाली हो गई, ठीक है। सोच करो वही बच्चा 15 साल का ही, उसका दूसरा साथी, उसको क्या है समझ में कम आ रही चीज़ें, लेट वो बिहेव कर रहा है, तो वो अपना उम्र से क्या कम 12 साल के बच्चे की तरह मान लो बिहेव कर रहा है। उसकी मेंटल एज उम्र वैसे उसकी 15 साल होगी, नॉर्मल जो रियल उम्र है वो होगी 15 साल, लेकिन वो व्यवहार किस तरीके से कर रहा है 12 साल के बच्चों की तरह, तो उसकी जो मेंटल एज होगी वो क्या होगी 12 साल। तो उन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है, मानसिक आयु है। बीने जी ने बोल दिया, कब बोल दिया, 1905 में बोल दिया। और ये मेंटल एज है ना, ये फ्रेंच मैंने क्यों लिखा, जो सबसे पहले जो बुद्धि की डेफिनेशंस दी गई थी ना, मतलब बुद्धि इसके बारे में, मानसिक आयु के बारे में, वो फ्रेंच लैंग्वेज में दी थी, क्योंकि बीने जी क्या थे, फ्रांसीसी थे, तो ऑटोमेटिक उन्होंने अपने जो वो किए थे, अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज है उनकी, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में किया था। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 1905 में ना उन्होंने क्या क्या टेस्ट भी बना दिए, ठीक है, अलग अलग तरीके के, कि जैसे पहली बार में उन्होंने क्या किए थे, 30 आइटम लिखे थे अपने उसमें ना, अलग अलग क्वेश्चंस लिख दिए 30 ना। उसमें बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं कि नो यस वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, या 3-4 ऑप्शन होते थे, इनमें से एक पे टिक करो, इस तरीके के 30 आइटम्स बनाए थे उन्होंने। 30 क्वेश्चन, एक तरीके से क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ, वैसे साइकोलॉजी की टर्म होती है आइटम्स, तो वैसे 30 उन्होंने क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। तो पहली बार बीने के जो शिष्य थे साइमन थे, तो दोनों ने मिलके क्या किया, एक अपना टेस्ट बना दिया, और जिसका नाम रखा गया बीने साइमन टेस्ट। क्या नाम रखा गया, बीने साइमन टेस्ट। और इस बीने साइमन टेस्ट से क्या करते थे, ऐसे एक पेज सा देते थे हम बच्चों को, मतलब बीने जी जो थे वो टेस्ट देते थे बच्चों को ऐसे पेपर की फॉर्म में, और 30 उस पर आइटम्स होते थे, और उनको देख के कि बच्चे ने किस पे टिक किया, उस हिसाब से वो उनकी उम्र का हिसाब लगाते थे कि उनकी मेंटली एज कितनी है। क्लियर है यहाँ तक बात। 1905 में फ्रेंच लैंग्वेज में इन्होंने अपना टेस्ट बनाया, किन्होंने बनाया, बीने जी ने बनाया, और उनके शिष्य साइमन ने बनाया, ठीक है, क्या नापने के लिए, मानसिक आयु नापने के लिए, जब तक आयु का कोई मैटर नहीं था, मानसिक आयु नापने के लिए, क्योंकि बीने जी क्या कह रहे थे कि बुद्धि क्या है, मेंटल एज है हमारी, मानसिक आयु है। क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, मानसिक आयु का संपर्क किसने दिया, क्वेश्चन आता है बीने जी ने दिया। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि बीने ने जो है अपना जो टेस्ट बनाया था वो कौन सी भाषा में बनाया था, फ्रेंच में। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, कब बनाया, 1905 में बनाया, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको कंसेप्ट आ गया होगा समझ में। ये 2-3 चीज़ें यहाँ से बीने के बारे में आप याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मानसिक आयु की बात हो रही है, अभी आईक्यू पे मत जाना, कन्फ्यूजन में मत रहना। उसके बाद मैं नॉर्मल टर्म की बात कर रही हूँ, क्रोनिकल एज। क्रोनिकल एज क्या होती है, जो आपकी रियल आयु है, जो आपकी क्या है, वास्तविक आयु है, उसको हम बोलते हैं क्रोनिकल एज, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक मानसिक आयु वगैरह के बारे में आप तक जो सोच रहे थे, यहाँ तक कंसेप्ट आपको हो गया होगा क्लियर। अब आप बोलोगे कि मैम पढ़ा तो आप आईक्यू रहे हो, बात आप मेंटल एज ही कर रहे हो। अब हम आएंगे आईक्यू पर। देखो भाई, उसके बाद क्या है, उसके बीने के ने जो टेस्ट बनाया था उसमें धीरे धीरे ना संशोधन होने स्टार्ट हो गए। कई मनोवैज्ञानिकों को उसके अंदर कमी लगी, तो उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, उस टेस्ट के ऊपर ही। और जो पहली बार 1912 की मैं बात करूं, कब, ये 1905 में इन्होंने बना दिया, 7 साल के बाद 1912 में स्टर्न, जर्मनी के थे स्टर्न मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, बुद्धि को है ना मानसिक खाली एक तथ्य पर नहीं नाप सकते, खाली मानसिक आयु के हिसाब से नहीं नाप सकते, बल्कि उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। और उन्होंने स्टर्न ने पहली बार बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, बुद्धि लब्धि शब्द की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। पहली बार उन्होंने आईक्यू शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया था स्टर्न ने, कब, 1912 में, ठीक है। और उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया कि नहीं, और ये आईक्यू क्या है, उन्होंने ये बात भी कही, स्टर्न ने क्या कही कि आईक्यू क्या है, जितनी आपकी मेंटल एज है, मानसिक आयु जितनी है, अपॉन में आपकी क्रोनिकल एज, जो आपकी रियल आयु है, वास्तविक आयु है, वो क्या है, हमारी आईक्यू है। अभी 100 पे मत जाना कि मैम आपने मल्टीप्लाई 100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्टर्न ने लिखा ही नहीं था 1912 में, तो हम कहाँ से लिखें। तो उन्होंने सिर्फ ये फॉर्मूला बना दिया, ठीक है।
उन्होंने कहा कि हम बुद्धि को ना खाली मानसिक आयु के फॉर्म में नहीं निकाल सकते, बल्कि इन दोनों को आपस में हमारी मेंटल एज कितनी है और हमारी वास्तविक एज कितनी है, इसके हिसाब से हम IQ को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया। अब यहाँ पर स्टर्न जी ने फॉर्मूला बना दिया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया, आगे एक्सपेरिमेंट नहीं किए, ठीक है। लेकिन इसी पर जो आगे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, इसी फॉर्मूले को और आगे बढ़ाया, किन्होंने बढ़ाया, टर्मन जी ने बढ़ाया 4 साल के बाद। 4 साल तक वो स्टर्न के इसी चीज़ पर काम करते रहे, बुद्धि लब्धि पर। आई बात समझिए। तो यहाँ से क्या है, अब जो मेन फॉर्मूला आपके सामने होता है ना, वो ये होता है, किन्होंने बनाया था, टर्मन ने बनाया था। कब? 1916 में, ठीक है। अब जो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था ना, स्टर्न ने मल्टीप्लाई 100 नहीं दिया था अभी तक, उन्होंने कहा इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई 100 करो तो आपकी IQ आएगी, तो आपकी बुद्धि लब्धि निकल जाएगी। आई है बात समझे। अगर मैं फॉर्मूले की, देखो यहाँ से क्वेश्चन बड़े गड़बड़ वाले क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे कंफ्यूज बहुत होता है। बुद्धि लब्धि शब्द की मैं बात करूँ तो स्टर्न ने किया था सबसे पहले, लेकिन जो मेन जो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला, सूत्र, मापने का, मापन आ जाए, बुद्धि लब्धि मापन, देखो ये वर्ड आ जाए, बुद्धि लब्धि मापन या फॉर्मूला, ठीक है, किसने दिया? वो तो दिया था टर्मन ने। ये कोई इन्होंने दे दिया, लेकिन ये काम नहीं हुआ, ज़्यादा इस पे काम नहीं हुआ। जो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है, मापन है, वो किन्होंने दिया था? टर्मन ने दिया था। लेकिन जो शब्द जहाँ से निकल कर आया, होता ना किसी चीज़ की शुरुआत कर दी, वो किन्होंने की थी? स्टर्न ने की थी हमारी 1912 में। एक बार यहाँ तक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से ना। पढ़ क्या रहे हैं? IQ, बुद्धि लब्धि, बुद्धि को नापने की जो यूनिट होती है, एक तरीके से इकाई होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बुद्धि लब्धि बोलते हैं। इसमें पहली बात बिने जी ने इस पर काम किया 1905 में। उन्होंने एक टेस्ट निकाल दिया फ्रेंच लैंग्वेज में, ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि बच्चे की मानसिक आयु चेक करो और वही हमारी क्या है? बुद्धि निकल जाएगी। यहाँ तक हमें IQ के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद 1912 में स्टर्न जी आए, 7 साल के बाद। उन्होंने कहा, बिने जी से बिल्कुल एग्री थे, थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरे एग्री नहीं थे। वो बोले कि नहीं, ऐसे नहीं निकाल सकते हमें एक शब्द लेना पड़ेगा, क्या? बुद्धि लब्धि शब्द हमें लेना पड़ेगा, और बुद्धि शब्द लब्ध है, उसी से हम क्या? बुद्धि को नाप सकते हैं। तो पहली बार बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? यहाँ पर देखो शब्द बोल रही हूँ मैं बार बार, शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्टर्न ने किया था। कब किया था? 1912 में किया था। और उन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला भी बना दिया कि MA/CA, यानी कि मेंटली एज अपॉन में क्रॉनिकली एज जो होती है, वही हमारी क्या है? IQ है, बुद्धि लब्धि है। जो हमारी मानसिक आयु और जो हमारी वास्तविक आयु है, वही हमारी क्या है? बुद्धि लब्धि। अब इन्होंने यहाँ तक फॉर्मूला बना दिया, प्रयोग इन्होंने नहीं किया, ठीक है। उसके बाद 4 साल तक हमारे जो ये थे टर्मन जी इस पर काम करते रहे, और उन्होंने कहा, इन्होंने इसके फॉर्मूले में कर दिया संशोधन। उन्होंने कहा, स्टर्न जी जो आपने फॉर्मूला बनाया वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ संशोधन करते हैं इसके अंदर ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपकी ना अच्छी खासी IQ आ जाएगी, तब आपकी करेक्शन होगी। अभी आपके इस फॉर्मूले में थोड़ी कमी है। तो ये 100 की बात बता दी किन्होंने? टर्मन ने। कब बता दी? 4 साल के बाद, 1916 में, ठीक है। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया, IQ फॉर्मूला किसने दिया? टर्मन जी ने दिया, ठीक है। या IQ मापन किन्होंने दिया? टर्मन ने दिया। और शब्द स्टर्न ने दिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करेंगे। अब आगे देखिए, उसके बाद अब आगे चलते हैं। अब जो टेस्ट हो रहे थे ना बुद्धि नापने के लिए, वो 4 तरीके के टेस्ट हो रहे थे नॉर्मली ना। जो टेस्ट होते हैं 4 हिस्सों में बांट दिया। कैसे? अभी वो देखो, एक तो वर्बल, यानी कि इसको हम शाब्दिक बोलते हैं, एक नॉन वर्बल, इसको अशाब्दिक बोलते हैं, और जो परफॉर्मेंस क्रियात्मक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये रह की मात्रा कहाँ गई? नॉन लैंग्वेज, ठीक है, अभाषाई, ठीक है। पढ़ते हैं बारी बारी। वर्बल, देखो वर्बल होता था हमारे पढ़े लिखे आदमियों के लिए। वर्बल हमारा क्या होता था? जो पढ़ लिख सकते हों, ठीक है। नॉन वर्बल, जो पढ़ लिख नहीं सकते, जैसे अनपढ़ जो आदमी होते हैं। परफॉर्मेंस, पता है आपको, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जैसे छोटे छोटे बच्चे आज भी बोलते हैं ना, इन ब्लॉक को जोड़ दो बेटा, या कुछ टुकड़े से दे देते हैं हम उनको कि इनको जोड़ो, पिक्चर को जोड़ो, तो एक्टिविटी करके, परफॉर्मेंस करके। और नॉन लैंग्वेज होता है ना, इसमें क्या बिल्कुल हमें भाषा का प्रयोग ही नहीं करना है। देखो 1 बाय 1 समझेंगे। शाब्दिक में हम क्या है, लिख कर भी बच्चे से टेस्ट ले सकते हैं, बोल कर टेस्ट ले सकते हैं, कैसे भी अपना वो परफॉर्मा दे सकते हैं, क्योंकि वर्बल में तो बच्चा पढ़ सकता है, तो टेस्ट दे दो बना के, वो कर लेगा। डायरेक्शन दे सकते हैं हम बच्चे को।
तो जो आपका बिने साइमन टेस्ट था ना, वो क्या था, वर्बल था, शाब्दिक था। कैसा था, वर्बल था, शाब्दिक था, पढ़े लिखे लोगों के लिए था जो उन्होंने बनाया था, ठीक है। और इंडिविजुअल था, यानी कि व्यक्तिगत था, यानी कि एक टाइम पे हम एक ही आदमी का क्या ले सकते थे, टेस्ट ले सकते थे। एक टाइम पे एक ही आदमी को हम वो टेस्ट ले सकते थे। तो आई है बात समझ में, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब भाई साहब वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था, ठीक है, क्या हो गया था, विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो एक और टेस्ट का क्या है यहाँ पर डिस्कवरी हुई, किसकी, अल्फा टेस्ट की। किसकी डिस्कवरी हुई, अल्फा। साइंस की लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं ना अल्फा को, अल्फा, ठीक है, इंग्लिश में अल्फा, तीनों लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है, ठीक है। अल्फा क्या मतलब है। अब एक बात, तो वर्ल्ड वॉर युद्ध छिड़ गया भयंकर। अब ऐसा तो नहीं है कि थोड़े बहुत आदमी से काम चला लोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे आदमी क्या सेना में भर्ती करने पड़ेंगे। अब ऐसे तो है नहीं आप किसी को भी उठा के सेना में भर्ती कर दोगे, ठीक है। तो वहाँ पर एक और टेस्ट बनाया गया अल्फा टेस्ट। ये क्या होता था, ग्रुप में टेस्ट होता था। क्या होता था, ग्रुप में टेस्ट होता था, ठीक है। एक टेस्ट बना दिया, वही सारे आदमियों को बांट दिया गया ग्रुप में, और उसमें से देखते थे किसके कितने नंबर आए हैं। तो ग्रुप टेस्ट था अल्फा, ठीक है। विश्व युद्ध के टाइम पे ये अल्फा टेस्ट बनाया गया था। इसमें ग्रुप टेस्ट होता था ये, लेकिन पढ़े लिखे आदमियों का होता था। कैसा होता था, पढ़े लिखे आदमियों का टेस्ट होता था। जैसे आजकल के टेस्ट होते हैं ना, आप अभी तो क्या है, सबके अलग अलग से टेस्ट होने लगे। जैसे एक ही टेस्ट को आप क्या बहुत सारे आदमियों में बांट दो, ठीक है, और फिर जो टिक करेगा उसके बाद उनका क्या कर लो, एनालिसिस कर लो। तो अल्फा टेस्ट होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। एक पेपर लिया, बहुत सारे आदमियों को आपने बांट दिया, ठीक है, फिर उनसे वही पेपर इकट्ठा कर लिया, उनकी चेकिंग की, जिसके जितने नंबर आए वो देते चले गए, ठीक है। उनसे वहां से पता चल गया कि किसकी कितनी मानसिक आयु है, यानी कि किसकी कितनी IQ है, ठीक है। तो अल्फा टेस्ट के हिसाब से आर्मी में भर्ती कर रहे थे अमेरिका वालों ने निकाला था ये जो अल्फा टेस्ट है। अब जो आर्मी भर्ती थी, अब जरूरी नहीं कि सारे पढ़े लिखे हों, हमें सारे पढ़े लिखे की जरूरत हो। भाई साहब बहुत सारे ऐसे काम होते थे जो मेहनत वगैरह के काम होते थे, जिन्हें बिना पढ़े लिखे आदमी भी कर सकते थे। तो एक और टेस्ट बना दिया गया। क्या बना दिया गया, बीटा टेस्ट। क्या बना दिया गया, बीटा टेस्ट। ये नॉन वर्बल, यानी कि कम पढ़े लिखे या एक तरीके से अनपढ़ लोगों के लिए ही होता है। ये किसके लिए होता है, अनपढ़ लोगों के लिए। वर्बल होता है पढ़े लिखे लोगों के लिए, ठीक है। बीटा टेस्ट बना दिया। और एक हमारा होता है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। क्या होता है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ठीक है। रेवन जी ने भी बनाया था एक RPM, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। वो भी क्या था, अनपढ़ लोगों के लिए था। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर आया होगा। वर्बल पढ़े लिखे लोगों के लिए। अब पढ़े लिखे लोग भी का टेस्ट भी हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो बिल्कुल एक एक आदमी का लें और एक पूरा ग्रुप में लें। तो इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, व्यक्तिगत भी और पूरे ग्रुप में भी, ठीक है। बिने साइमन व्यक्तिगत टेस्ट था, और जो अल्फा अमेरिका वालों ने वर्ल्ड वार के टाइम पे लिया था वो क्या था, पूरा ग्रुप का टेस्ट था। अब अशाब्दिक अनपढ़ लोगों के लिए भी हुआ, ठीक है। बीटा टेस्ट हुआ, वो क्या था, अनपढ़ लोगों के लिए था, पूरे ग्रुप के लिए था। और ये अशाब्दिक, क्योंकि अनपढ़ लोगों के लिए अशाब्दिक ही होता है। और एक और बनाया गया RPM, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। यहाँ तक समझ में है। अब आगे तो इजी है, आगे इतना कुछ नहीं। परफॉर्मेंस, क्रियात्मक, पास अलोंग, ठीक है, पास अलोंग, इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्यूब का था और कॉस ब्लॉक, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, एक्टिविटी नहीं करते हैं बच्चों के आगे बहुत सारे ब्लॉक बिखरा के रख दो कि इनको जोड़ो, कुछ ना कुछ इनसे बनाओ। अभी भी करते हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चों को देखा हो, ब्लॉक से आते हैं, उनको जोड़ो आपस में। या क्यूब आपने देखा हो, क्यूब अलग अलग कलर के क्या है, क्यूब में होते हैं ना 4 अलग अलग कलर होते हैं, उनको ऐसे मैच करो। तो वो सब एक्टिविटी तो कर रहे हैं हम, है ना, एक्टिविटी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो वो सारे टेस्ट हमारे किस में आ गए, क्रियात्मक में आ गए। इसमें हम लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, बच्चे को बता सकते हैं ऐसे करो, इसको इन कलर को आपस में मिक्सअप करो, ऐसे करो, ठीक है, एक जैसे कलर एक लाइन में लेके आओ। अब नॉन लैंग्वेज, इसमें मैं भाषा यूज नहीं करनी, भाषाई भाषा होनी ही नहीं चाहिए। नाम से ही पता लग गया होगा। आपका जो कैटल कल्चर फ्री, देखो कैटल कल्चर फ्री भी, और कहीं कहीं पे कैटल कल्चर फेयर भी लिखा हुआ मिलेगा। बाद में इसका नाम थोड़ा मॉडिफाई हो गया था, कैटल कल्चर फ्री, ठीक है। या इसको हिंदी में लिखूं तो कैटल सांस्कृतिक मुक्त
आइए बात समझिए, ये है। इसमें क्या होता था, देखो मान लो आप बोलोगे मैम हमें बोलना ही नहीं है तो हम करेंगे कैसे। एक बात तो आपको बोलने की जरूरत ही क्या है। मान लो मैं आपको ऐसे दे दूं, देखो आपने बच्चों का ये देखा होगा, और ये जो है ना कैटल ने किया था 1938 में इन्होंने किया था। और किसके ऊपर किया था, ये जो होते हैं ना हाई स्कूल के बच्चे और ये कॉलेज के बच्चों, इनको लिए किया था, ठीक है। ये टेस्ट बनाया था। देखो मान लो आपने देखा होगा, पिक्चर नहीं होती है, आपने रीजनिंग में देखी हो, जैसे ऐसा हो गया, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, एक एरो इधर हो गया, फिर अगले में इधर हो गया, फिर अगले में इधर हो गया। तो बताओ इसमें क्या होगा, खुद समझ जाना भाई साहब। इधर इधर इधर, अब ऊपर, ठीक है। इस तरीके से बोलना नहीं है इसमें, ऐसे ही ड्रॉइंग मैन ने बनाया था। आए बात है। तो मोस्टली जो फिगर से रिलेटेड जो है ना, वो हमारे कैटल सांस्कृतिक मुक्त में ही आते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं भी आ रहा ना, एक बार फिर से वीडियो दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं फिर से क्लियर कराऊंगी उसको। अब आते हैं इस पर, एक क्वेश्चन लिख के ले लो, आता ही आता है। लेकिन इसको भाई मैंने तो ट्रिक से याद किया था इसको ना, मेरे को ऐसे याद नहीं रहता था। देखो मैं इसकी बताऊंगी ट्रिक, ठीक है, ट्रिक। अब इसकी ट्रिक क्या थी, क्या पेन, देखो थोड़ा अलग वाले पेन से लिख देती हूँ ताकि समझ में आए। देखो अब यहाँ तक आ गया समझिए। अब देखो IQ, मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा, हर एक बच्चे को अलग अलग कैटेगरी में रख दिया। कैसे, देखो जैसे अगर हम नापते हैं, पहली बात तो बीच में आ जाओ, बिल्कुल बीच में, ये यहाँ पर अगर हम नापते हैं और किसी बच्चे का IQ, अगर हम टेस्ट वगैरह में नापते हैं और किसी बच्चे का IQ 90 से 109 के बीच में, 110 याद रखना है, 90 से 110 के बीच में, एक सब में माइनस करते जाना आपको, एक तो आपको सब में ही माइनस करना है। 90 से 110 यानी कि एक सब में माइनस कर दो 109, 90 से 109 के बीच में नॉर्मल बच्चा होगा। आपको पता है 100 जो है बीच की टर्म है ना, 100 क्या है, बिल्कुल बीच की टर्म है, ठीक है। अब उससे आप 10 स्टेप नीचे आ जाओ, 10 स्टेप ऊपर आ जाओ, इसमें 10 का बड़ा रोल रहेगा, ठीक है। इसमें 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते जाना कैसे, 10 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। 100 नंबर है, 100 से 10 कम आ जाओ, 100 से 10 ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो 100 से 10 कम आए 90, और ये ऊपर वाली टर्म में हमेशा 1 माइनस करते जाना है। ऊपर गए 110, ऊपर वाली टर्म में हमेशा 1 माइनस कर दिया, कितना हो गया, 109 हो गया। आई है बात समझिए। अगर किसी बच्चे की टेस्ट में IQ इतनी आती है तो वो कैसा बच्चा, आपका नॉर्मल बच्चा है, ठीक है। कैसा बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है। अब 10 स्टेप फिर से ऊपर चलो, क्या करो, 10 स्टेप फिर से ऊपर चलो, 109 है ना। देखो स्टार्टिंग की वैल्यू सेम रहेगी, लास्ट वाले में एक माइनस होता जाएगा इसमें, ठीक है। स्टेप ऊपर गए 10 स्टेप, 110 से 119 यानी कि 110 से 120 की होनी चाहिए ना, 10 स्टेप ऊपर गए। अब अति श्रेष्ठ में ध्यान में रखना, 2 शब्द आए हैं यहाँ। अच्छा देखो 110 से 119 तक बच्चा क्या रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, सुपर रहेगा। अब 2 वर्ड आ गए, अति श्रेष्ठ, 2 वर्ड आए, तो अब हमें 10 की जंप नहीं मारनी, अब हमें किसकी जंप मारनी है, 20 की जंप मारनी है। 2 वर्ड आए, 2 स्टेप कूदना है। ये सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ कि मैंने ऐसे याद किया था। तो 120 से लेके 139, यहाँ पर 119 है तो यहाँ पे पता है आगे वाली टर्म बिल्कुल इक्वल में चलेगी, 0 0 0 की फॉर्म में, और लास्ट वाली 9 9 9 की फॉर्म में चलेगी। इधर वाली 0 0 0 और इधर वाली 9 9 9 लगेगा आखिर में, ठीक है। तो 120 से लेके 39 क्या होगा, अति श्रेष्ठ। यहाँ पर हमने कितने की जंप मारी है, 20 की। यहाँ कैसे याद रखा, क्योंकि 2 वर्ड हमारे आ गए, ठीक है। अब 140 से जो ऊपर का बच्चा होगा वो क्या होगा, जीनियस बच्चा, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चा होगा। सिर्फ समझ लो, अभी ट्रिक्स मैं बताऊंगी साइड में, ठीक है, वो धीरे धीरे करके बताऊंगी, पहले आपको टॉपिक समझा दूं। तो जो नॉर्मल बच्चा होगा उसकी IQ कितनी होगी, आपकी जो नॉर्मल बच्चा होगा उसकी IQ कितनी होगी, 90 से 109 के बीच में। ऐसे याद रख सकते हो कि आगे वाली तो 0 0, पीछे वाले में 9 9, 110 होनी चाहिए लेकिन लास्ट वाले में 9 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 109, एक नंबर कम। ये नॉर्मल बच्चा है, ऊपर गए, सुपर बच्चा आ गया, 110 से लेके 119, 10 स्टेप ऊपर गए हम, फिर से 20 स्टेप ऊपर गए, 120 से लेके 139, ठीक है। फिर लेकिन हमें ट्रम में जाना है 10-10 की ट्रम में, यहाँ पर तो 2 वर्ड आ गए थे इसलिए हमें 2 जंप मारनी पड़ी। तो यहाँ पर लेकिन हमारे क्या जाना में ऊपर नीचे 10-10 की ट्रम में ही है, तो एक फिर से 10 की हमने छलांग मारी, कितना हो गया, 140। यहाँ पर 139 था ना,
तो यहाँ पर क्या हो गया 140 प्लस, ठीक है 140 प्लस से अब आओ, अब 150 लगा लो, 150 बहुत ज़्यादा हो जाती है IQ की, ठीक है हाईएस्ट अभी तक 150 ही मिली है, ठीक है लेकिन फिर भी आपको क्या लिखना है 140 प्लस। हो सकता है कोई बच्चा इतना ही ज़्यादा पता नहीं क्या हो कि भाई उसकी 150 से अब आ जाए, तो आपको यहाँ पे रखना 140 प्लस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इससे नीचे, ये तो हम ऊपर के ऊपर जा रहे थे नॉर्मल से, अब हम किस में आएंगे, माइनस में आएंगे, ऊपर क्या प्लस है, 10 का रूल आपको याद ही रखना है। अब फिर से आ जाओ, यहाँ पर क्या था 90 था, तो इधर 89 हो गया, 80 से लेके 90 तक, लेकिन एक कम 90 में से 89, ठीक है। 80 से 90 तक की टर्म का बच्चा क्या होगा, डल, क्या होगा आपका डल। फिर से 10 स्टेप कम आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या था, अब यहाँ से आ जाओ 70 से लेके 80 तक, 70 से 80 तक एक कम किया 79, फिर से 10 कदम। आप देखो, अच्छा एक बात यहाँ पर ये बात याद रखना, 10 कदम फिर से आओ, 70 था, 60 से लेके 70 तक एक कम किया 69, ठीक है वो हमारा मूड में होगा, मोरोन में। अब यहाँ पर देखो, अब बिल्कुल ही हमें क्या करना है, अब हमें 10-10 का रूल नहीं अपनाना, अब हमें कितने का रूल अपनाना वो भी बताऊंगी। इम्बेसाइल, अब इम्पॉसिबल वर्ड आ गया, कठिन वर्ड आ गया, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हम 10-10 का रूल लेके चल रहे थे, ठीक है, लेकिन एकदम से हमें यहाँ पर कितने की छलांग मारनी पड़ी बताओ, 20 से लेके 59, एक तरीके से क्या मोटा मोटा लगा रही हूँ मैं कि 40 की, वैसे तो 39 है लेकिन मोटा मोटा लगा के चलती हूँ मैं 40 की। आई बात समझ में हमें, लेकिन इम्पॉसिबल वर्ड आ गया, इम्बेसाइल से मैंने इम्पॉसिबल जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 4 की छलांग मारनी पड़ी, 10-10 का रूल यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ाया है, ठीक है। उसके बाद 20 से जितने भी कम है, 20 से जितने भी कम है वो हमारे किस में आएंगे, इडियट में आएंगे। आपने इडियट देखी होगी, देखो अब मैं बताती हूँ मैं इनको याद कैसे करती थी। मोटा मोटा मैं करती थी नॉर्मल हमारी होती है 90 से 110, लेकिन मुझे पता लास्ट वाले में मुझे 1 माइनस करना है 110 में से, हर एक में 1 माइनस कर देना, लास्ट वाले में से, स्टार्टिंग का ये है लास्ट का ये है, उसमें से एक माइनस करते चलने जाना। 90 में से 110, ठीक है नॉर्मल मैंने याद कर ली, लेकिन हमें पता है 110 नहीं हो सकती, एक कम करना पड़ेगा, 109 पे आ जाओ। अगला हमारा 110 से लेके 120, 10 की छलांग मारी, सुपर बच्चा है, लास्ट में से एक कम करो 119 हो गया, ठीक है। लेकिन अब 2 वर्ड इकट्ठे आ गए, अति श्रेष्ठ, वेरी जीनियस, 2 वर्ड आ गए तो 10-10, 2 बार छलांग मारनी पड़ेगी 2 वर्डों के लिए, तो 20 की छलांग हुई, 120 से लेके 140, लास्ट वाले में एक कम किया 139। अब 140 से जो ऊपर का जो भी बच्चा होगा वो क्या होगा, आपका प्रतिभाशाली बच्चा होगा, क्या होगा आपका प्रतिभाशाली बच्चा होगा, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अब नीचे ये जो बीच का था इससे हम क्या आएंगे, अब नीचे आएंगे, ये अब हम ऊपर गए थे ना, अब हम नीचे आएंगे माइनस करते 90 से 110 था, ठीक है। अब 80 से 90 हो जाएगा, 80 से 90, वही लास्ट वाले में एक कम करना, ये आपको पता ही होगा, मंद और डल हो जाएगा। इनको याद कैसे करना वो भी बताऊंगी, टेंशन मत लेना। अब 70 से 80 के बीच में लास्ट में एक कम 79, 60 से 70 के बीच में एक कम, सीरीज से चल रहे हैं ये, देखो ना इधर से 60 70 70 80 80 90, ठीक है 90 110 110 120 120 2 स्टेप हुआ 140 और 140 प्लस। अब इम्पॉसिबल वर्ड आ गया हीन, ठीक है, हीन भावना आ गई हमारे अंदर, इम्पॉसिबल वर्ड आ गया कि भैया हम क्या बार बार 10 का रूल लेके चल रहे हैं, कुछ हम अपना भी दिमाग लगाए। तो ठीक है, हमने 4 स्टेप कूद दिए 20 से लेके 60, 60 में पता लास्ट में आ नहीं सकता, एक कम करना 59, और ये हमारा 20 से कम। अब याद करने की ट्रिक्स मैं बताती हूँ कैसे। भाई साहब कोई था, अय्यर नहीं होते जैसे साउथ के जो होते हैं, इडली बहुत खाते हैं, इडली और सांभर बहुत खाते हैं ना, और सांभर में पता है आपको इमली डलती है अच्छी खासी। तो वहीं से मैंने इसको याद किया था, क्या जो अय्यर है ना वो अपनी वाइफ को क्या कहता है, उसकी वाइफ ने बना दी इडली, ठीक है, और वो क्या कहता है इडली इमली मॉर्निंग, क्या कहता है इडली इमली मॉर्निंग। अब वो रोज रोज खाते हैं, पता है आपको, साउथ वाले का तो ये इडली वगैरह बहुत खाते हैं, तो वो अब उसकी वाइफ ने रोज बना दिया, तो अब वो कहने लग गया इडली इमली मॉर्निंग। बोरिंग लगती है रोज की रोज खाने में, ठीक है, लेकिन उसकी वाइफ पूछती है फिर से कैसी लगी, कहता है डल, इडली इमली मॉर्निंग बोरिंग डल, नॉर्मल सा वड़ा जी, नॉर्मल सा वड़ा जी, देखो ऐसे इडली
इमली, देखो इडली, इमली, मॉर्निंग, बोरिंग, बोर है ना, बोरिंग, डल, नॉर्मल सा, वी से वड़ा, जी। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो, कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो इसकी ट्रिक्स, नीचे से आप ऊपर ट्रिक्स याद करनी है आपको, और कुछ भी नहीं है। आप काम करें तो भी स्टिक को रटे जाओ, क्या दिक्कत है, बोलते रहो, कुछ काम करते रहो, इसको बोलते जाओ ना, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। कैसे, इडली, इमली, मॉर्निंग, ठीक है, इडली, इमली, मॉर्निंग, बोरिंग, डल, सिंपल सा, सिंपल सा, वड़ा जी, सिंपल सा, वड़ा जी। आई बात समझ। देखो इड से क्या बनता है, इडियट। इम से क्या बनता है, इम्बेसाइल। इम से क्या बनता है, इम्बेसाइल। मोर से आपको पता है, मोरॉन। बोर से आपको पता है क्या बनेगा इधर, बॉर्डर लाइन के जो बच्चे होते हैं वो। डल से आपको पता है, मंद। सिंपल, सिंपल सा यानी कि नॉर्मल। ठीक है, ये रहा सिंपल, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल आना था, नॉर्मल सा, वड़ा जी। हाँ, नॉर्मल, स सुपर, ठीक है, वड़ा, वी से वेरी, जीनियस, और जी से जीनियस। ठीक है, इडली, इमली, मॉर्निंग, बोरिंग, डल, नॉर्मल सा, वड़ा जी, बन गया आपका। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो लास्ट वाले को आपको पता है, कोई भी फिल्म बनती है उसकी सीरीज तो बनती ही बनती है। ठीक है, चाहे बाहुबली ले लो, ठीक है, उसका होता है ना बाहुबली पार्ट 1 आ गया, 2 आ गया। तो अब देखो इडियट कितनी फेमस मूवी रही है, अभी तक उसका कोई पार्ट नहीं बना है। इडियट का क्या कोई भी पार्ट नहीं बना है। ठीक है, उसका कोई इडियट फिल्म का क्या कोई भी सेकंड वर्जन नहीं आया है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो ना, जो इडियट मूवी है उसका क्या कोई भी दूसरा पार्ट नहीं बना, नहीं यानी कि माइनस में चल रहा है अभी वो। सेकंड पार्ट क्या माइनस में चल रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, माइनस में चल रहा है। तो यहाँ से आप इसको इडियट को याद रख सकते हैं। इम्बेसाइल को मैंने बोला था इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल 40 कदम कूदने पड़े आपको वहाँ पर इम्पॉसिबल में। 10-10 की सीरीज लेके चल रहे थे, लेकिन इम्पॉसिबल हो गया यहाँ पर आकर आपको 4 कदम चलना पड़ा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सीरीज आपको याद हो गई होगी। इससे आप याद कर सकते हो, नीचे से आपको ऊपर जाना है ऐसे। ठीक है, इडली, इमली, मॉर्निंग, बोरिंग, डल, नॉर्मल सा, वड़ा जी। कहता है नॉर्मल सा वड़ा बना दो जी, डेली में बोर हो चुका हूँ ये इडली सांभर खाकर। ठीक है, तो आप इसको कई बार अगर काम करते करते भी इस लाइन को बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएगी। नीचे से ऊपर लेके जानी है आपको ये लाइन। ठीक है, सब में 10-10 का गैप रहेगा, सिर्फ 2 जगह पर चेंज हुआ। इसमें कहाँ पर चेंज हुआ है, तो यहाँ पर देखो, इससे याद रखते हो कि 2 वर्ड आ गए, अति श्रेष्ठ, वेरी जीनियस, सब में 1-1 वर्ड आया हुआ था। वेरी जीनियस आया, 2 शब्द आ गए, 2 छलांग मार दो। नीचे आए, सब कुछ सेम चल रहा था, 10-10 का हमारा रूल बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। एकदम से क्या हो गया, इम्बेसाइल हो गया। इम्बेसाइल को आप इम्पॉसिबल से जोड़ के याद कर सकते हो कि इम्पॉसिबल हमें 4 कदम चलने पड़े। ठीक है, तो यहाँ से, और ये याद में रखना भाई, मैं तो ऐसे ही करती थी। मैं बताती हूँ, 90 से 110 लास्ट में 1 कम कर दो, 110 से 120 लास्ट में 1 कम कर दो, 120 से 140 लास्ट में 1 कम कर दो, तो 139 बन जाएगा। तो भाई मैंने अपनी तरफ से पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।